हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है उसके एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों इसका भाग नंबर 1 अपनों ने पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 9 तक अपनों ने डिस्कस किया थे, राइट। तो आज दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे 100 ऑन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम। और इसका दोस्तों ये तुम्हारा चैनल है टेलीग्राम पे, राइट। एक दोस्तों हमारा ग्रुप है इसी नाम से पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम, पीछे ग्रुप लगा दो, ग्रुप लिख दो, राइट। तो यहाँ पे आप इस ग्रुप के अंदर क्या है आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हो, यस और नो। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक अप द रॉन्ग वन। दोस्तों गलत बात छांटनी है हमें। गलत तो दोस्तों जब छांटेंगे अगर हमें सही बात पता है, राइट। तो अगर सही बात पता है तो दोस्तों गलत अपने आप अपने को पता चल जाएगा, यस और नो। अब देखिए दोस्तों मेनली इसके अंदर ऑनोरेरियम के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब कल अपनों ने दोस्तों फ़ी पढ़ा था, ठीक है, फ़ी पढ़ा था। आज दोस्तों ऑनोरेरियम की बात है। फ़ी और ऑनोरेरियम दोस्तों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। फ़ी के अंदर मैंने आपको बताया था अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, अगर अदर देन सीएफआई से पेमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसमें फ़ी के अंदर क्या है, फ्री का पैसा आपको नहीं मिलता, राइट। ये बात भी अपनों ने डिस्कस करी थी कि भैया अगर आपके कोई शेयर्स हैं, कोई सिक्योरिटीज़ हैं, राइट, कोई प्रॉपर्टीज़ है, राइट, वहाँ से पैसा आ रहा है वो नहीं होगा। कल्चरल आर्टिस्टिक्स जो है वहाँ से आपको पैसा नहीं आएगा, यस और नो। तो ये अपनों ने फ़ीस की बात करी थी कल। तो ये तो दोस्तों सही कर दोगे आप, फीस से कोई रिलेटेड इससे सवाल आएगा तो। अब दोस्तों ऑनोरेरियम की बात करते हैं। ऑनोरेरियम दोस्तों ये शब्द जो बना है वो ऑनर से बना है, ठीक है। किसी को दोस्तों कुछ रेस्पेक्ट देनी हो तो हम उसको क्या एज ए ऑनोरेरियम कुछ दे देते हैं, राइट। कुछ अमाउंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। किसी को ऑनर करने के लिए, किसी को रेस्पेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, एक ए नंबर के अंदर ऑनोरेरियम मींस अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट, ठीक है। अब दोस्तों रिकरिंग भी हो सकती है। रिकरिंग का पेमेंट का मतलब क्या है, जो बार बार होती हो, ठीक है। नॉन रिकरिंग पेमेंट का मतलब क्या है, जो बार बार ना हो, राइट। मेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, दोस्तों किसको करी है पेमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को, फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हुम ही और शी इज़ एम्प्लॉयड। और दोस्तों पेमेंट कहाँ से करी है, रेवेन्यू से करी है, राइट। अब दोस्तों रेवेन्यू को देखते ही मेरे दिमाग में बात आई, अरे यार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही तो रेवेन्यू सारे टाइप के जो प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की वो आती है, सारे प्रकार की रिसिप्ट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो आती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। तो दोस्तों अल्टीमेटली हमें इससे क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं कि जो ऑनोरेरियम की पेमेंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो सकती है, ठीक है, या होती है, ठीक है, कुछ भी बात बोल दो। तो फ़ी हुआ दोस्तों अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऑनोरेरियम हुआ दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बोल दो, या इसको बोल दो फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट अंडर होम ही और शी इज़ एम्प्लॉयड। कोई मैन और वीमेन इज़ वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, देन अ पेमेंट ऑफ recurring or non-recurring have to be made to the individual, then that payment may be considered as a honorarium, राइट। बी नंबर देखिए फ्रेंड्स, ऑनोरेरियम इज ट्रीटेड एज रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल कैरेक्टर, राइट। तो दोस्तों ऑनोरेरियम को क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब रिम्यूनरेशन का मतलब होता है दोस्तों पारिश्रमिक, इसको पुरस्कार भी बोला जाता है, इसको मेहनत आना भी बोला जाता है। किस चीज़ के लिए दोस्तों, एक कोई स्पेशल वर्क आपने किया है, किसका, कोई भी ओकेजनल कैरेक्टर का, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑनोरेरियम को ऐसे ट्रीट किया जाता है। ऑनोरेरियम ऑल्सो मीन्स पेमेंट मेड बाय वन गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ अनदर गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है। दोस्तों दो गवर्नमेंट है, राइट, आपस में उनके बंदे एक दूसरे के लिए काम जब करते हैं तो उसको भी क्या है, जो पेमेंट होती है वो ऑनोरेरियम में कंसिडर करी जा सकती है, राइट। तो ऑनोरेरियम ऑल्सो मीन्स पेमेंट मेड बाय वन गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ अनदर गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है, एकदम सही बात है। ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों डी जो है गलत हो जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही इसके अंदर पूछा है। ऑनोरेरियम डज नॉट कवर पेमेंट्स मेड बाय वन गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ अनदर गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट दे दिया, लेकिन ये बात सही थी तो ये इसका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट, डी आ जाएगा। और ये सारा चीज़ आप रूल नंबर 2 में जाके पढ़ सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स,
अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑनोरेरियम इज़ पेड एज रीम्यूनरेशन फॉर द स्पेशल वर्क ऑफ एन, कौन सा कैरेक्टर दोस्तों? ओकेजनल कैरेक्टर, राइट। अभी अपनों ने प्रीवियस 10 नंबर में भी पढ़ा था कि ऑनोरेरियम को ऐसे पे किया जाता है, ऐसा मेहनताना, ऐसा पारितोषिक दिया जाता है किसी भी स्पेशल वर्क के लिए जो ओकेजनल कैरेक्टर का हो, ठीक है, कभी कभी होता हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ओकेजनल। 12 नंबर देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इम्प्रेस्ड। अब दोस्तों इम्प्रेस्ड फंड किस प्रकार का होता है, राइट। इम्प्रेस्ड फंड दोस्तों एक प्रकार का परमानेंट एडवांस प्रकार का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? परमानेंट एडवांस प्रकार का, राइट। और दोस्तों इसको जो इम्प्रेस्ड फंड को जो है हम कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकल परचेज करते हैं हम दोस्तों, हम कोई पैटी स्टोर्स का, कोई छोटे मोटे अमाउंट के स्टोर का, ठीक है। और दोस्तों कोई लोकल हम कोई रिपेयरिंग करते हैं, कोई कंटीजेंट दोस्तों हमारे चार्जेस हैं, राइट। तो डे टू डे रूटीन के दोस्तों कोई छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो हम क्या है इम्प्रेस्ड फंड से हम चुका सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों एक प्रकार का परमानेंट एडवांस टाइप का फंड है। किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार क्या है परमानेंटली क्या है ये फंड दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो उसमें से खर्च करते रहेंगे, और दोस्तों जब ये खर्च हो जाएगा तब इसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के जहाँ जहाँ खर्च किए हैं बिल्स वगैरह, फिर दोस्तों क्या है उनको जमा करवाना पड़ता है, फिर आप क्या है एक बार और इशू ये हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों इम्प्रेस्ड की बात। परमानेंट एडवांस टाइप का फंड है, ठीक है, परमानेंट एडवांस टाइप का फ़ंड है। और दोस्तों परमानेंट एडवांस टाइप का फ़ंड होने के साथ साथ ये क्या है छोटे मोटे जो डे टू डे रूटीन के हमारे काम हैं, राइट, पेटी स्टोर्स हमें परचेज़ करना है, कोई डेली कुछ पेमेंट करनी है तो उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोस्तों परमानेंट एडवांस टाइप का मतलब क्या है, एक बार मान लो मुझे इम्प्रेस्ड फंड दे दिया किसी ने, मान लो मुझे 5,000 रुपया दे दिया, ठीक है, तो मुझे परमानेंट एडवांस दे दिया। अब क्या है दोस्तों इसमें इसको मैं खर्च करता रहूँगा, ठीक है। पहले 500 कर दिए, फिर 1,000 कर दिए, राइट, फिर 500 कर दिए, फिर मान लो 2,500 कर दिए, फिर 500 कर दिए, ठीक है। तो 5,000 पूरे हो जाएंगे तो इन सब के दोस्तों बिल्स मैं संभाल के रखूँगा, राइट। तो जो मेरे को डिस्पर्सिंग ऑफिसर है या जो अथॉरिटी मुझे पैसा देती है उसके पास ले जाके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दूँगा, तो वो मुझे दोस्तों एक बार फिर 5,000 रुपये क्या है अलॉट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, व्हेन ए फंड डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस गिवन फॉर पब्लिक फंड्स इट इज़ क्लासिफाइड एज अ इवन दो इट मे बी एंटायरली फाइनेंस्ड फ्रॉम पब्लिक मनी। दोस्तों व्हेन ए फंड डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस गिवन फॉर द पब्लिक फंड, दोस्तों कोई भी फंड अगर पब्लिक फंड की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकता या नहीं करता है, हालांकि उसमें जो पेमेंट आ रही है वो उसका जो फाइनेंस हो रहा है वो पब्लिक मनी से ही हो रहा है, ठीक है। तो उस फंड को दोस्तों रेजिमेंटल फंड बोलते हैं, राइट। इसमें दोस्तों डेफिनेशंस के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि जो पब्लिक फंड की डेफिनेशन जो थी उसके अंदर एक रेजिमेंटल फंड के बारे में भी चर्चा करी हुई थी, राइट। तो उसके अंदर यही बोला गया था कि कोई पब्लिक फंड की जो कंडीशंस जो है उसको फॉलो नहीं करता, राइट, तो उसको क्या बोला जाता है, रेजिमेंटल फंड बोला जाता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप रेडीमेड याद कर लीजिए। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाइज एज ऑफिस कंटीजेंसी। दोस्तों ऑफिस कंटीजेंसी के अंदर क्या नहीं आता ये आपसे पूछा गया है। तो ऑफिस कंटीजेंसी दोस्तों होता क्या है, ऑफिस कंटीजेंसी के अंदर दोस्तों वैसे चार्जेस आते हैं, वैसा एक्सपेंडिचर होता है वो जो क्या है दोस्तों मैनेजमेंट के लिए, ऑफिस के मैनेजमेंट के लिए अचानक से आ जाए, ठीक है, उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑफिस कंटीजेंसी बोलते हैं। छोटे मोटे खर्चे हैं, राइट। दोस्तों इसके अंदर अपनों ने बहुत सारे एग्जांपल अपने देखे थे, ठीक है। दोस्तों पोस्टेज का जो खर्चा है, ठीक है, डाक वगैरह का जो खर्चा है, राइट। दोस्तों टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ खर्चे बताए थे, टेलीफोन चार्जेस से रिलेटेड, दोस्तों फर्नीचर से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ऑफिस रेंट से रिलेटेड, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों कोई फर्नीचर है उसको रिपेयर करवाना है, राइट, लोकल कोई ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों क्या है ऑफिस कंटीजेंसी के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो ग्रांट इन एड है, ये जो ग्रांट इन एड जो है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ग्रांट इन एड दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पोर्टर चार्जेस छोटा मोटा चार्जेस है, ऑफिस रेंट है, बुक्स एंड पीरियोडिकल है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे खर्चेस है, कंटीजेंसी से रिलेटेड खर्चे हैं। लेकिन ग्रांट इन एड है दोस्तों, कोई भी ग्रांट इशू हुई उसके अंदर दोस्तों आप कोई नेक्स्ट अगर कोई अलग सप्लीमेंट्री ग्रांट के द्वारा उसको एक्सीड किया जाता है, राइट, तो वो चीज़ें क्या है कंटीजेंसीज के अंदर नहीं आएगी, ऑफिस कंटीजेंसीज के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा,
राइट। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की बात करी है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी टू इट्स ऑन एडवांटेज। ठीक है, तो दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों ये लाइनें ऑप्शन दिए होंगे, सारे ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आप क्या इस चीज़ से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राइट, अभी तो ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से आपको थोड़ा देखने में परेशानी हुई होगी। राइट, लेकिन ऑप्शन होंगे तो दोस्तों क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से क्या है, जो अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है एक्सपेंडिचर, उसको क्या है बेनिफिट वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी दोस्तों अपनी पावर्स का एक्सरसाइज नहीं करेगी किसी भी एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने के लिए टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज। दो उसको सीधा तरीके से या कोई और तरीके से क्या उसको बेनिफिट पहुंचाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। तो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है जो है उसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके अंदर अपनों को क्या है करेक्ट नॉन करेक्ट का पता करना है। ठीक है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी अपनों ने बहुत बार डिस्कस करी है, एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो आप दोस्तों जितनी ओकेजन की डिमांड है, ठीक है दोस्तों, जितनी ओकेजन की डिमांड है और आई प्राइमा फेसी देख के किसी चीज़ को आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते। आपको दोस्तों उस चीज़ पे क्या है रिसर्च करनी है। ठीक है, मान लो मुझे 100 रुपये का सामान खरीदना था, ठीक है, 100 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये ओकेज़न की डिमांड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आप किसी शॉप पे जाओगे तो एक ही शॉप से आपने 100 रुपये का सामान दिखा और आपने ख़रीद लिया। दोस्तों आपको 4-5 जगह से पूछना है। राइट, प्राइमा फेसी डिमांड के हिसाब से, प्राइमा फेसी के हिसाब से आपको क्या है चीज़ें निर्धारित नहीं करनी। ठीक है, प्राइमा फेसी का मतलब कहता है प्रथम दृष्टया। जैसे दोस्तों चोर चोरी करता है, ठीक है, या कहीं पे रॉबरी हो गई या और मर्डर हो गया। ठीक है, दोस्तों प्राइमा फेसी जो चीज़ें हैं सबसे पहले सस्पेक्ट को ढूंढा जाता है। ठीक है, सस्पेक्ट को ढूंढ के दोस्तों प्राइमा फेसी वो सारी चीज़ें जो पहली बार होगी वो दोस्तों प्राइमा फेसी होगी। जो क्राइम सीन है वहाँ पे आप जाओगे, राइट, वहाँ पे जो आप चीज़ें देखोगे तो वहाँ से आपको क्या है प्राइमा फेसी वहाँ से डिसाइड नहीं करना है कि भैया किसने मर्डर किया है, ये मर्डर है या सुसाइड है। राइट, तो ये चीज़ें आपको प्राइमा फेसी देख के नहीं, आपको दोस्तों उसकी रिसर्च करनी है, फोरेंसिक्स जाना है, राइट, चीज़ों को कनेक्ट करना है, वगैरह वगैरह बातें हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें दोस्तों क्या है प्राइमा फेसी, आप कोई भी चीज़ आप क्या है प्राइमा फेसी देख के उसको उसके प्रति अपनी राय आपको नहीं बनानी है। राइट दोस्तों, मैं इंसानों की बात करूं तो आप किसी इंसान से मिलते हो, मान लो XYZ किसी से भी, तो आपको दोस्तों उसको देख के आपको उसके बारे में आपको राय नहीं बनानी चाहिए जब तक आप उसको अच्छे से जान ना पाओ। राइट, सेकंड देखिए दोस्तों, responsibility and accountability of every authority delegated with financial powers to procure an item or service on government account is partial and divisible। तो दोस्तों ये बोल रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है किसी भी अथॉरिटी की जो सामान प्रोक्योर करती है, राइट, या सर्विस जो है प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट अकाउंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वो क्या है दोस्त पार्शियल और डिविजिबल है। किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी, किसी की अकाउंटेबिलिटी दोस्तों पार्शियल और डिविजिबल नहीं होती। राइट, इसका मतलब पार्शियल एंड डिविजिबल का मतलब क्या है, वो बटी हुई है। ठीक है, आधी अधूरी है। पार्शियल का मतलब ये है कि दोस्तों आधी अधूरी है, डिविजिबल है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ दोस्तों गलत है। सेकेंड सेंटेंस क्या गलत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन अथॉरिटी हु आर प्रोक्योरिंग हु आर सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी। राइट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज टोटल एंड इंडिविजिबल। यहाँ आएगा दोस्तों टोटल एंड इंडिविजिबल, उसकी दोस्तों संपूर्ण तरीके से क्या है उसी की जिम्मेदारी है। हु आर प्रोक्योरिंग द स्टोर, और यू कैन से हु आर सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी। राइट, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा चलिए, थर्ड देखिए दोस्तों, एवरी ऑफिसर शुड एनफोर्स फाइनेंशियल ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी एट एवरी स्टेप एंड सी दैट ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एकदम सही बात है कि सारे ऑफिसर जितने भी हैं शुड एनफोर्स फाइनेंशियल ऑर्डर, उनको फाइनेंशियल ऑर्डर तो अपने लगाने ही हैं जितनी फाइनेंस की पावर है, एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, मितव्ययता से क्या है पैसा खर्च करना है, ऐसा नहीं है सरकारी पैसा है तो आप क्या है धड़ल्ले से उसको खर्च कर दोगे।
ठीक है, सरकारी सामान है तो आप उसका क्या है मिसयूज़ करोगे, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो एरिया ऑफिसर शुड एनफोर्स फाइनेंशियल ऑर्डर and strict economy at every step and see that all relevant financial rules and regulations are observed। और दोस्तों क्या है, हर एक स्टेप पे उसको ये देखना है सारे जितने भी फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं या नहीं। विच करेक्ट, तो दोस्तों 2 नंबर गलत था, 1 और 3 जो है वो सही है मेरे भाई। तो ये किसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 और 3 आर करेक्ट। और दोस्तों इसकी अथॉरिटी आपको चाहिए तो आप रूल नंबर 6 में जाके क्या है ये चीज़ें पढ़ भी सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, हमने भी पढ़ा है एक बार, ठीक है। वीडियो जाके देख सकते हो दोस्तों बेटर समझ के लिए, राइट। अभी दोस्तों मैं क्या है ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूँ, डीप में दोस्तों नॉलेज जो है हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था, रूल नंबर 6 डिस्कस किया था, तो वहाँ पे अपनों ने इसको डिस्कस किया हुआ है बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ MRO इज़ प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों ये तो मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको हज़ारों बार बताया है, राइट, कि MRO की कितनी कॉपी बनती है। तो दोस्तों MRO हमेशा ट्रिप्लिकेट में बनता है, ठीक है। तो दोस्तों 3 आ जाएगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है, रूल नंबर 11 में जाके आप पढ़ सकते हो इसको। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ MRO एट प्लेसेस वेयर कैश बिजनेस ऑफ द ट्रेजरी इज़ कंडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दोस्तों जिस डेट से MRO को साइन कर दिया उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, उस तारीख से लेके कितनी तारीख तक उसकी वैलिडिटी है कि वो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल MRO को बैंक में ले जाके जमा करवा दे एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो उसकी दोस्तों वैलिडिटी जो है 21 दिन की है, 3 हफ्ते की है, ठीक है। ये भी बहुत बार पढ़ा है, एक बार दोबारा रिवीजन हो गया, राइट। तो इसको भी दोस्तों आप याद कर लो। MRO से सवाल दोस्तों पूछेंगे तो रूल नंबर 11 से अगर सवाल पूछेंगे तो यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 2-3 सवाल जो आने वाले हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, देखिए, विच कॉपी ऑफ MRO इज़ रिटेन्ड बाय बैंक फ्रॉम फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू द PCD CDA कंसर्न, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉपीज़ का भी सवाल पूछा जाता है जनरली। तो MRO की दोस्तों की 3 कॉपी बनती है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। दोस्तों ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है, जो डिपॉजिटर जो होता है वो उसकी ऑफिस कॉपी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है ये बैंक में नहीं जाती है, ये तीनों कॉपियाँ दोस्तों बैंक में ही जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। और दोस्तों तीनों का क्या है, ये फोटोकॉपी होगी एक दूसरे की, तीनों सेम ही होगी, राइट। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट इनके फंक्शन की वजह से इनको बोला जाता है। तीनों कॉपी क्या है, कोई भी इंडिविजुअल था, ठीक है, मान लो मैं था, ये इंडिविजुअल हूँ मैं, ये दोस्तों मेरा बैंक है, ठीक है। मुझे कोई MRO जमा करवाना था, मुझे कोई गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा करवाना था, ठीक है। MRO का मतलब क्या है दोस्तों, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर। डिफेंस सर्विसेज के अंदर दोस्तों MRO एक मेथड है जिसके ज़रिए आप गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसकी तीनों कॉपी ले गया मैं बैंक के अंदर, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसके अंदर दोस्तों बैंक जो है तीनों को वेरीफाई करेगा, इससे पैसा लेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या है, 3 नंबर कॉपी जो है और 2 नंबर कॉपी जो है वो वापस कर देगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल दो कि इसको ओरिजिनल बोल दो, इसको डुप्लीकेट बोल दो और इसको ट्रिप्लीकेट बोल दो, ठीक है। तो इसको दोस्तों ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट वापस कर देगा, 1 और 3 बोल दो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट जो है ये तो वापस कर देगा। अब दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बैंक रख लेगा, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी जो है बैंक रख लेगा, राइट। अब ये दोनों वापस कर दी। अब दोस्तों ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है ये अपने एज ऑफिस कॉपी रखेगा, और ओरिजिनल कॉपी को दोस्तों क्या है, इसको PCD CDA को कंसर्न ऑडिट सेक्शन को भेजनी है, ठीक है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट 3 की बात है। ओरिजिनल दोस्तों वापस डिपॉजिटर को दे दी, डिपॉजिटर ने ऑडिट सेक्शन को भेज दी। ट्रिप्लीकेट उसने बैंक ने वापस दी है ड्यूली ऑथोराइज करके, ठीक है। दोस्तों ड्यूली शब्द जो है बहुत यूज़ होता है, ड्यूली ऑथोराइज, ठीक है। ट्रिप्लीकेट कॉपी एज ऑफिस कॉपी रख ली, और दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बैंक ने रख ली, और ये बैंक जो है अकाउंट सेक्शन में भेजेगा, ठीक है। नंबर 1 बात, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया दोस्तों आपको। डुप्लीकेट बैंक में, अकाउंट सेक्शन को। अब दोस्तों अकाउंट सेक्शन ऑडिट सेक्शन से क्या है, आपस में वो कोलैबोरेशन होता है PCD CDA के अंदर, ठीक है। तो इसकी जांच की जाती है, ऑडिट जहाँ से ऑडिट का जो कॉपी आएगी, अकाउंट की जो कॉपी आएगी, तो इनका मैच किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यस और नो। तो इसके बाद दोस्तों प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे बैंक था तो क्रेडिट स्क्रॉल भेजता है, डेबिट स्क्रॉल भेजता है, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, अलग प्रोसेस चलते रहते हैं अकाउंट सेक्शन के। तो अब दोस्तों ये तो बात हुई ऑफलाइन की। आजकल क्या है दोस्तों, EMROs है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्या है, घर बैठे क्या है, EMRO भी क्या है पे कर सकते हो,
ठीक है, तो ये झंझट आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एमआरओ शोज़ डिस्टिंक्टली। एमआरओ दोस्तों क्या शो करता है? पहला तो आपने देख लिया कि एमआरओ 3 कॉपी बनेगी, 21 दिन इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। और इसको क्या है, ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपियाँ कहाँ कहाँ जाएगी, ये चीज़ें अपनों ने पढ़ ली, ठीक है। तो दोस्तों एमआरओ के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, पहला दिया हो इसके अंदर नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट किस टाइप का होगा, किस नेचर का होगा, ठीक है, वो बात बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। भी एकदम सही बात है ये तो, कि किस नेचर की पेमेंट है वो तो दी होगी उसके अंदर डिटेल। द पर्सन और ऑफिसर ऑन हुज अकाउंट इट इज़ मेड, ठीक है। तो दोस्तों उस जिसके अकाउंट से दोस्तों जा रहा है, राइट, ऑन हुज अकाउंट इट इज़ मेड, तो उसकी भी डिटेल होगी, पर्सन ऑफिसर का नाम होगा उसके अंदर, राइट। तीसरा है दोस्तों, द पर्टिकुलर PCD बाय होम इट इज एडजस्टेबल, तो किस PCD को जाएगा तो उसकी डिटेल भी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सारी चीज़ें सही लग रही है मुझे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच इज़ द फॉर्म ऑफ द एमआरओ। अब दोस्तों फॉर्म्स जो हैं बहुत सारे हैं और हर चीज़ के क्या है फॉर्म्स बने गए हैं। IAFA बोला जाता है, कईयों को IAF बोला जाता है, इंडियन आर्मी फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, नेवी के अलग है, राइट। तो दोस्तों आपको हमें क्या है, सबके फॉर्म्स याद नहीं रखने हैं, ठीक है। सबके फॉर्म्स याद रखने का मतलब है वो दोस्तों क्या है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। सबके फॉर्म्स अगर अपने याद रखेंगे तो, क्योंकि दोस्तों वो याद नहीं आपको नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे एमआरओ की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो बहुत ही यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एमआरओ का फॉर्म दोस्तों आपको क्या है, एक बार याद रख लेना, अगर ये आता है तो एग्जामिनेशन में ठीक है, अगर बाकी किसी का फॉर्म पूछते हैं तो हमें क्या उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या 99% लोग क्या है वो सही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आधा नंबर कटवाने से बढ़िया है कि आप उसको छोड़ ही दो, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म इसको दोस्तों क्या याद रखना है आपको, IAFA 507। एमआरओ का फॉर्म दोस्तों क्या है, IAFA 507। MRO है ना दोस्तों, तो एक तो बीच की डिजिट आपको याद हो गई, ठीक है, 0 है, राइट। अब इसके आगे दोस्तों 5 लगाना है और दोस्तों इसको क्या है 7 लगाना है, ठीक है। 5 और 7 आप याद रखिए, बीच की डिजिट आ गई 0, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर दोस्तों बीच में मान लो 0 दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है, आपको 5 और 7 भी याद नहीं है, तो आप क्या सवाल सही करके आ सकते हो, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, पिक अप द रॉन्ग वन। अब अपने को गलत छांटना है, ठीक है। JCO इन चार्ज ऑफ ऑल आर्म्स कॉर्प्स एंड रेजिमेंट्स आर ऑथोराइज्ड द साइन ऑफ MRO, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, MRO की जो अथॉरिटी है, रूल नंबर 12 के अंदर, उसके अंदर दोस्तों क्या है ये बातें दी गई है, ठीक है। रूल नंबर 12 के अंदर दोस्तों जब जाओगे आपको, ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस इस सवाल के अंदर नहीं है, आपने अगर वो चीज़ें पढ़ी होगी तो ये सवाल क्या सही करके आ सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, JCO इन चार्ज ऑफ ऑल आर्म्स कॉर्प्स एंड रेजिमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू साइन द MRO, ठीक है। तो भैया JCO इन चार्ज है, JCO तक पावर है, ठीक है, कोई सी भी रेजिमेंट हो, कोर हो, राइट, तो वो साइन कर सकता है, तो एकदम सही बात है, तो ठीक है। ऑफिसर्स पार्ट टाइम कमीशन इन SCC एंड द NCC आर नॉट ऑथोराइज्ड टू साइन MRO, ठीक है। तो ऑफिसर्स पार्ट टाइम कमीशन इन द NCC आर नॉट ऑथोराइज्ड टू साइन द MRO, राइट। लेकिन दोस्तों ये क्या है, साइन कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया रॉन्ग वन। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफेंस स्टेट ऑफिसर्स इन कंटोनमेंट्स आर ऑथोराइज टू साइन MRO, ये भी सही है दोस्तों। ऑल गजेटेड ऑफिसर्स इन द DAD आर ऑथोराइज टू साइन MRO, ठीक है दोस्तों। गजेटेड ऑफिसर हैं DAD के, वो कर सकते हैं, ये आपको पता था। JCO इंचार्ज दोस्तों पता था, ठीक है। डिफेंस स्टेट के ऑफिसर जो हैं कंटोनमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंस स्टेट ऑफिसर्स इन कंटोनमेंट आर ऑथोराइज्ड, ये भी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं दोस्तों ऑफिसर जो है पार्ट टाइम कमीशन इन SCC, बट लेकिन यहाँ पे नॉट दे दिया, तो इसको क्या है पॉजिटिव नेगेटिव से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, B नंबर आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट। आज का वीडियो दोस्तों ये रिप करना चाहूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 23 से लेके 100 ऑन अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।